नमस्कार। मैं हूं धर्मवीर सिन्हा और मैं बायोलॉजी क्लासेस में कैचअप कोर्स के तहत आपके सामने प्रस्तुत हूं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। आज सबसे मुख्य पार्ट जो कोशिका को बोला जाता है वह है माइटोकॉन्ड्रिया। एक्चुअली सारे मुख्य हैं, ऐसा नहीं है कि किसी के बिना कोई काम चल जाता है। तो अभी हम लोग बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया जो है, उस माइटोकॉन्ड्रिया को अल्टमेन नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। इसलिए ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह इसलिए इंपॉर्टेंट अंग माना जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, कोशिका का श्वसन स्थल कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। बहुत नामों से इसे जाना जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऊर्जा मुक्त होती है और उस ऊर्जा को हम लोग क्या करते हैं, दैनिक जीवन में उसे हम विभिन्न कार्यों के माध्यम से खर्च करते हैं। एक्चुअली वो ऊर्जा आती कहां से है? तो हम लोग जो श्वसन का कार्य करते हैं वो ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं और वो ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड के थ्रू, हेमोग्लोबिन के थ्रू वो माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचाने के बाद एक साइकिल चलती है, जिसके कारण क्या होता है कि उस साइकिल से एटीपी का निर्माण होता है और 38 एटीपी मिलकर के वो क्या करती है, ग्लूकोज का निर्माण करती है। और जब ग्लूकोज का निर्माण होता है तो इसी ऑक्सीजन के वजह से उसका ऑक्सीकरण की क्रिया होता है और उस ऑक्सीकरण की क्रिया में ढेर सारी ऊर्जा मुक्त होती है। इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे है तो इसकी जो अंदर की जो दीवार है उसे क्रिस्टी कहा जाता है। उसका भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। और एक चीज और है कि माइटोकॉन्ड्रिया का भी अपना डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाए जाते हैं और डीएनए के खंड के ही हम लोग जीन कहते हैं। वो आपको केंद्र में बताएंगे। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की बात हुई। अब हम लोग चलते हैं रसधानी। रसधानी मीन्स क्या? रसधानी को अंग्रेजी में बोलते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स यानी कि एक खाली स्थान जैसा, एक खाली स्थान जैसे कि क्या देखते हैं कि जब बारिश का मौसम होता है तो बुलबुले कैसे पानी पड़ता है तो पानी में बुलबुले उठराते हैं, तो उसी प्रकार से हम लोग जो मनुष्य हैं और जो पादप हैं दोनों में वैक्यूल्स जो होते हैं, रिक्तिकाएं या रसधानी जो होती है वह पाई जाती है। मनुष्य में जो रसधानी पाई जाती है वह थोड़ी छोटी होती है, लेकिन जो पादप में रसधानी पाई जाती है, यहां तक कि जब प्लांट के यानी कि पादप में जो बीच में मध्य में जो रसधानी पाई जाती है वह पूरे सेल के क्या होती है, 90% आयतन की होती है। इसी से उसकी चौड़ाई बढ़ती है। तो इसको, ये तो प्लांट का हो गया। एनिमल में जो रसधानी होती है, यहां पे मैंने ये लिख के रखा है कि ये जो रसधानी है इसकी जो दीवार होती है, 1 नंबर का क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रसधानी के या वैक्यूल्स के जो बाहरी दीवार है उसे क्या कहा जाता है। तो इसे आप ध्यान से नोट कर लेंगे या याद रखेंगे कि इसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। रसधानी की बाहरी दीवार को टोनोप्लास्ट कहते हैं, जिसमें करीब 65% जल भरे होते हैं। और इस जो हमारे शरीर में जो जल का बैलेंस है, वह संतुलन जो है वह इसी रसधानी के द्वारा संपन्न होता है। तो कहने का मतलब है कि जल भरा हुआ तो कहां जल 65%, मनुष्य में 65% जल ही है, तो वो जल है कहां? तो एक्चुअली ये सारे सेल में होते हैं। सेल में जल जो होते हैं वो भरे होते हैं। तो ये रसधानी की बात हो गई। प्लांट सेल में जो तरल पदार्थ होते हैं जल जैसे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका रस, सेल सैप कहते हैं। एक्चुअली जंतु कोशिका में जल
और पादप कोशिका में जो द्रव्य जैसा है या द्रव जैसा पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सेल सैप या कोशिका रस। याद रखेंगे कि पादप कोशिका के जो रसधानी होती है उसमें जो द्रव्य भरे होते हैं उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। अब हम लोग बात करें आगे सेंट्रोसोम का। सेंट्रोसोम तारक का एक्चुअली सेंट्रोसोम का मेन जो कार्य है वह कार्य है कोशिका विभाजन में, और सेंट्रोसोम जो है वो तारक काय बोला जाता है। जब कोशिका का विभाजन होने लगता है तो सेंट्रोसोम जो है वह दोहरी परत का होता है। वो क्या होता है कि एक ध्रुव और दूसरे ध्रुव पे चला जाता है। तो अब थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन अगर उसके बारे में किया जाएगा तो क्या होता है कि कोशिका विभाजन में एक मुख्य भूमिका अदा करता है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा लिख करके रखा है कि जो सेंट्रोसोम जो है वो हमारे ब्रेन में नहीं पाया जाता है। तो कहोगे कि ब्रेन में जब नहीं पाया जाता है तो ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होता है। एक्चुअली ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होता है क्योंकि ब्रेन जो है उसमें मुख्य रूप से ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, यानी न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका पाई जाती है। और वहां पे ब्रेन में ही जो 90% है वो तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन्स होता है, लेकिन 10% जो भाग है वो गैलियल सेल्स का है, जिसमें क्या होता है कि ये सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। और यही सेंट्रोसोम जो है ये 10% में जो है कोशिका विभाजन की क्रिया होती है, जिसके कारण आप कहते हैं ना कि ब्रेन ट्यूमर हो गया। तो ब्रेन ट्यूमर कैसे होता है? सेल के ज्यादा सेल का डिवीजन होने से, सेल का बंटवारा होने से, सेल के विभाजन होने के कारण फलस्वरूप मतलब कोई भी चीज जो लिमिट से अगर अधिक हो जाती है तो वो अच्छी नहीं मानी जाती है। वो बल्कि कुछ भी हो, जो भी एक लिमिट है उस लिमिट को क्रॉस करने पे वो चीजें जो हैं वो खतरे की घंटी मानी जाती है। तो यहाँ पे वही है कि 10% जो ग्लियल सेल पाए जाते हैं उनमें सेंट्रोसोम मौजूद होते हैं, और वो सेंट्रोसोम अगर औसत से ज्यादा डिवीजन करने लगे ब्रेन में तो वैसे में ब्रेन ट्यूमर होता है और ब्रेन का कैंसर होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। सेंट्रोसोम जो है यहाँ पे मैंने लीवर लिखा कि लीवर एक हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जिसको बोला जाता है कि लीवर तो हमारा बड़ा अंग में भी है। लीवर जो है वह या उसमें ऐसी क्षमता है कि उसमें सेल डिवीजन जल्दी जल्दी होकर के अगर उसको काटा भी जाता है तो अपनी भरपाई जो है वह खुद से तुरंत बहुत जल्दी कर लेता है। तो ये सेंट्रोसोम की जो भूमिका है वो मुख्य रूप से कोशिका विभाजन में काम आता है। अब हम लोग चलते हैं कि जब पिछले क्लास में हम लोग पढ़े कि सेल में प्लांट से ये सेल कोशिका में क्या होता है कि एक बड़ी सी और रचना पाई जाती है जिसको खोज कल भी मैंने बताया था कि रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने बोला था या खोज किया कि कोशिका के अंदर एक बड़ी सी रचना, गोल सी रचना पाई जाती है जिसे केंद्रक कहा जाता है या अंग्रेजी उसे न्यूक्लियस कहते हैं। तो एक्चुअली न्यूक्लियस जो है वो सेल का बड़ा अंग माना जाता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात इसमें और क्या क्या है कि न्यूक्लियस जो है वह बड़ा अंग माना जाता है, और न्यूक्लियस जो है वह पूरे सेल पर कमांड करता है। पूरे सेल जो है वो इसके नियंत्रण में चलते हैं। और इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर आप यहां पे अगर देखेंगे ये पिक्चर अगर मैं भी बन रखा हूं कि ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के जो बाहरी मेम्ब्रेन है इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर एक द्रव्य होता है जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं, और केंद्रक द्रव्य के उसी केंद्रक द्रव्य में, उसी न्यूक्लियस में, उसी केंद्रक में एक छोटी सी और गोल सी रचना पाई जाती है जिसे केंद्रिका कहते हैं, जिसमें कि आरएनए का फॉर्मेशन होता है।
और इसमें एक जाल सी रचना पाई जाती है। इसके केंद्र जो द्रव्य है उसमें एक जाल सी धागे नुमा एक रचना पाई जाती है जिसे क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। और जब कोशिका विभाजन होने लगता है तो यही क्रोमेटिन नेटवर्क जो है आगे चलकर वह क्रोमोसोम का रूप लेता है। और इसी क्रोमोसोम को पैतृक गुणों का वाहक कहा जाता है, क्योंकि इस क्रोमोसोम पे ही जीन हो पाए जाते हैं। और जीन का ही काम जो है वह है पैतृक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करना। क्रोमोसोम या गुणसूत्र जो है वह पैतृक गुण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं करता, लेकिन उस क्रोमोसोम पे ही जीन पाए जाते हैं। इसलिए उस जीन का कार्य है कि जो पैतृक लक्षण है, हमारे जो लक्षण है वो हमारे वंशजों में स्थानांतरित होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें तो ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क जो बने होते हैं वो क्या चीज के बने होते हैं। यहां पे मैंने लिखा है कि वो जो है वह बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन का, और डीएनए के खंड को ही हम जीन कहते हैं। तो ये बात हुई केंद्रक का। अब हम लोग बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स का, जिसका नाम है लाइसोसोम। आप बहुत ही आसान सा इसको याद रखने का तरीका है कि लाइसोसोम को कहा जाता है कि आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या विध्वंसक दस्ता कहा जाता है, विस्फोटक दस्ता कहा जाता है। ऐसा क्यों? एक्चुअली विस्फोटक दस्ता इसलिए कहा जाता है या लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली इसलिए कहा जाता है कि यह जिस सेल में, एक्चुअली सेल में तो पाया जाता है, और पाए जाने पे इसमें एक एंजाइम, लाइसोसोम में एक एंजाइम पाए जाते हैं जिसे बोला जाता है हाइड्रोलिटिक अम्ल। हाइड्रोलिटिक अम्ल जो होते हैं वह जल को घुलाने में काम आते हैं, या उनका कार्य होता है कि जल को विसरित कर देना, उसे घुला देना। तो हाइड्रोलिटिक अम्ल पाए जाते हैं लाइसोसोम में, और जब वो लाइसोसोम जो है वह किसी कारणवश फट जाता है तो वैसी स्थिति में जो भी कोशिकांग हैं सारे क्या हो जाते हैं? विसरित हो जाते हैं, सारे डेड हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक लाइसोसोम फट गया और पूरे शरीर के सेल डेड हो गए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक ऐसा लाइसोसोम जो है वह, उसका मुख्य रूप से काम क्या है? पाचन करना, और जो भी डेड हो गए सेल उसे एक साइड करना। तो आप अगर देखेंगे तो हमारे जो ब्लड है, ब्लड यानी कि आरबीसी जो है, वो आरबीसी मैंने यहां पे लिख के रखा है कि आरबीसी जो है उसका जीवन चक्र कितने दिनों का होता है? 120 दिनों का। याद रखिएगा कि हमारा जो आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कण जो है, उसके जीवन काल 120 दिन माने जाते हैं। और वो आरबीसी में लाइसोसोम जो है वह नहीं पाया जाता है। तो आरबीसी डेड करेगा तो फिर हटेगा, वो तो वहां का वहीं पड़ा रहेगा। तो वैसी स्थिति में क्या होगी? सारा गला वहीं पे पड़ा रहेगा, हटेगा ही नहीं। तो आप गंदगी को साफ नहीं करेंगे तो क्या होगा? दूषित ही होगा ना। तो वैसी स्थिति में क्या होता है? ऐसा चक्र है कि आरबीसी जब डेड होता है तो आरबीसी जो है वह ब्लड के थ्रू स्प्लीन में चला आता है, जिसको आप प्लीहा कहते हैं। स्प्लीन में चले आने पे, प्लीहा में चले आने पे, प्लीहा में या स्प्लीन में लाइसोसोम मौजूद होता है जो वहां पे आरबीसी को पाचित कर देता है, समाप्त कर देता है। तो एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में पाए जाने वाले सेल के जो अंदर की जो रचना है, इसके बारे में मैंने एक समरी रूप से, संक्षिप्त रूप से आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और आगे हम और भी जो सेल्स हैं, जैसे पादप कोशिका, जंतु कोशिका में अंतर, और पादप कोशिका में कुछ और जैसे कि प्लास्टिड या लवक पाए जाते हैं, तो लवक के बारे में इत्यादि अगले क्लास में इसकी जानकारी हम आपको देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बाकी अगले क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।